हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया फीवर के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि मलेरिया किस वजह से होता है, फिर वो फैलता कैसे है, फिर उसमें हम देखेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है। आज के वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। मलेरिया ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। मलेरिया ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लाज्मोडियम ग्रुप के होते हैं उसके वजह से होता है। मलेरिया जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला पी फैल्सीफेरम यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो कि सबसे डेंजरस होता है। उसके बाद दूसरा होता है पी वाइवेक्स, पी ओवेल और पी मलेरिया। ये माइल्ड फॉर्म के मलेरिया होते हैं। अब हम देखते हैं कि मलेरिया फैलता कैसे है। मलेरिया जब कोई एनोफिलिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो उस वक्त वो क्या करता है, वो अपना जो भी प्लाज्मोडियम का पैरासाइट्स है आपके बॉडी में छोड़ देता है। उसके बाद वो बॉडी में इंटर करते ही वो हमारे पहले लीवर में जाता है, वहाँ पे मैच्योर होता है, फिर वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर वो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो फिर स्प्लीन में जाके ब्रेक डाउन होता है। ऐसे इसकी साइकिल्स चलते रहती है हमारे बॉडी में। उसके बाद जब कोई दूसरा एनोफिलिस मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो इन्फेक्शन उस मॉस्किटो को हो जाता है। फिर वो मॉस्किटो अगर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है उस टाइम पे वो दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो ऐसे साइकिल हमारे इसमें चलते रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, यानी इसके लक्षण क्या है। मलेरिया में सबसे पहले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और यानी कपकपी होती है। उसके बाद फिर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर्स आता है। हाई ग्रेड जो फीवर इसमें जो होता है कम से कम 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। इसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग स्टेज चालू होती है। जब स्वेटिंग पेशेंट्स को हो जाता है तो पेशेंट का फीवर रिलीफ हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को नौसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और मसल्स पेन भी हो सकता है। बच्चों में अगर मलेरिया हो जाए तो उनमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे? उनमें होता है फीवर, कॉफ, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि मलेरिया में क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है। इसमें जो पहला इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें हम CBC करा सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, पेशेंट का WBC और प्लेटलेट पे ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड टेस्ट है वो होता है स्मीयर फॉर MP यानी मलेरियल पैरासाइट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करते हैं, फिर उसका एक स्मीयर बनाते हैं, फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। उसके अंदर फिर हमें प्लाज्मोडियम के जो भी पैरासाइट्स है हमें देखने को मिलता है। थर्ड टेस्ट होता है इसमें मलेरियल एंटीजन टेस्ट। ये एक किट द्वारा किया जाता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि पेशेंट पी वाइवेक्स, पी फैल्सीफेरम से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसमें ये 3 टेस्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ में आप लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला ड्रग है उसे हम कहते हैं, जब हम पेशेंट को आर्टेमिसिनिन के साथ साथ एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हम ये ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पी फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें आपको आर्टेमिथर ल्यूमेफेंट्रिन के 6 डोज के रेजिमिन दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपको इन्फेक्शन पी वाइवेक्स, पी ओवेल और पी मलेरिया से हुआ है तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर बहुत कम पड़ती है। पी वाइवेक्स के ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट्स को एंटी मलेरियल ड्रग्स तो देना पड़ता है ताकि उससे हमारा जो भी इन्फेक्शन है वो ब्लड और लीवर दोनों से एलिमिनेट हो। इसके लिए हमें साथ साथ पेशेंट को ये एंटी मलेरियल ड्रग का जब कोर्स पूरा होता है तो उसके साथ हम पेशेंट को जो एजेंट्स देते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमोक्विन। उसके बाद हमें पेशेंट को प्राइमोक्विन 14 डेज़ के लिए चालू करना पड़ता है। प्राइमोक्विन स्टार्ट करने के पहले हमें पेशेंट्स का G6PD करा लेना चाहिए। अगर पेशेंट्स की G6PD डेफिशिएंसी है तो हमें कभी भी प्राइमोक्विन नहीं देना चाहिए। अगर आपके पेशेंट्स को सीवियर मलेरिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। उस टाइम पे हमें पेशेंट्स को एंटी मलेरियल जो इंजेक्शंस होता है जैसे कि फाल्सीगो वगैरह, तो हमें पेशेंट्स को वो इंट्रावेनसली इंजेक्ट करना पड़ता है
और साथ साथ में पेशेंट्स को जो भी उसके सिम्टोमेटिक्स ट्रीटमेंट्स है वो हमें देना पड़ता है। जैसे अगर पेशेंट्स को फीवर बहुत ज़्यादा है तो हमें इंजेक्शन पैरासीटामॉल या फिर टैबलेट पैरासीटामॉल का यूज़ करना पड़ता है। साथ में पेशेंट्स को नौसिया वॉमिटिंग है तो उन्हें पेंटाप्रोजोल के इंजेक्शंस या टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, एमसेट इंजेक्शन या टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। तो हमें ये सब सिम्टोमेटिक्स ट्रीटमेंट भी साथ में चालू करना पड़ता है। मलेरिया के इन्फेक्शन होने के बाद अगर आपने मलेरिया की दवा जल्द से जल्द नहीं ली तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में भी जा सकता है। जो मलेरिया का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होता है सेरेब्रल मलेरिया। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट्स को कन्वर्जन यानी अकड़ी आने लगती है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट्स को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है। फिर ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, स्टेराइल यूरेथ्रल कैटेटर और फिर उसके बाद पेशेंट्स को अगर कन्वर्जन्स आ रहा है तो इंजेक्शन बेंजोडाइज़ेपिन हमें आईवी देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हम मलेरिया से बचना कैसे, हमें यानी उसका प्रिवेंशन क्या करना है। पहले तो हमें मॉस्किटो जो भी रिपेलेंट्स होते हैं जैसे ऑल आउट की लिक्विड हो गई, मॉर्टिन के लिक्विड्स हो गए या कॉइल्स हो गए, हमें वो यूज़ करना है। दूसरा, हमें अपने घर के विंडोज़ को नेट्स वगैरह लगाना है ताकि मच्छर अंदर एंटर ना कर पाए। थर्ड पॉइंट, आपको जब भी बाहर जा रहे हैं या फिर घर में हैं तो आपको जो क्लोथिंग पहननी है वो फुल स्लीव्स की पहननी ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सकें। चौथा, अपनी जो सराउंडिंग्स है उसको क्लीन रखना है, कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है। अगर आपके घर में फिश टैंक है या फिर छत पे कबाड़ा है तो उसको साफ़ करो, वरना क्या होगा, उसके अंदर जो फ्रेश पानी जमा होगा उसके अंदर मॉस्किटो का पलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब उसके अंदर मॉस्किटो बढ़ेंगे तो मलेरिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है, अपने घर के आसपास इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ साफ़ सफाई रखना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब